एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने संघवाद चैप्टर का पार्ट 3 लिख रहे हैं। ये कक्षा 10th का चैप्टर है और ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 3 देखने के बाद यह पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो आइए देर न करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो सत्ता है संघीय व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। और ये कैसे बंटवारा, केंद्र और ये ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो इसमें पहले केंद्र सरकार आती है, फिर उसके बाद आती है राज्य सरकार, फिर उसके बाद आता है स्थानीय शासन, ठीक है, जिसमें पंचायतें या नगर पालिकाएँ आती है। तो आगे चलते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि अगर किसी देश में संघीय व्यवस्था अपनानी है तो वहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों का होना जरूरी है। लेकिन अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हो रही है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का होना ही नहीं है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मानते हैं कि संवैधानिक प्रावधान बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारत जैसे देश में, विशाल देश में संघीय व्यवस्था कायम हुई है तो इसके लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं रहा है कि भारत के संविधान में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, बल्कि इसके लिए कुछ अन्य भी कारण रहे हैं। जैसे कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को भी जाता है। यानी कि भारत में जो है लोकतांत्रिक राजनीति अपनाई गई। लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब है कि देश में जो सरकार चुनी जाएगी वहाँ के लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ संग रहने की इच्छा का हमारे देश के साथ के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हो पाया है। क्या कह रहा है कि संघवाद की भावना, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सबसे पहले तो संघवाद की भावना हो, वो इनको इस संघवाद के अंदर विश्वास हो। यानी कि जब वो सत्ता का बंटवारा करें तो दोनों के मन में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, दोनों के मन में किसी के प्रति बैर ना हो। दूसरा, विविधता का आदर किया जाए। किसका आदर किया जाए? विविधता का आदर। भारत में हमने देखा कि भौगोलिक आधार पर, भाषा आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कई सारी विविधताएं पाई गई है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार या इनमें रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे की विविधता का क्या करें? आदर करें, सम्मान करें, उनके प्रति किसी प्रकार का मन में बैर न रखें। और तीसरा क्या है कि संग साथ रहने की इच्छा, यानी कि जो देश में जो लोग रह रहे हैं उनके मन में यह भावना होनी चाहिए कि जो भी देश में जो लोग रह रहे हैं वो देश के नागरिक हैं और उनमें साथ रहने की भावना भी हो। ये नहीं कि मन में जो है बैर है और दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित किया गया। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। सब इससे पहले हम देखते हैं 1947 का भारत। क्या 1947 का भारत, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब उस समय भारत में कुछ राज्य थे, लेकिन जो राज्य रहे थे वो वही राज्य नहीं है जो आज के राज्य हैं। कहने मतलब उनका नाम कुछ और रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं युक्त प्रांत, इसे संयुक्त प्रांत भी बोला जाता है। तो ये क्या है? आज का यूपी है। क्या है ये? आज का यूपी। वही हम ओडिशा को देखते हैं तो ये आज का उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। ओडिशा आज का ओडिशा है। वही हम देखते हैं मध्य प्रांत को तो ये आज का एमपी है, ठीक है। बम्बई को देखते हैं तो ये आज का महाराष्ट्र है। वहीं अगर हम राजपुताना को देखते हैं तो ये आज का क्या है? राजस्थान है, ठीक है। और अगर हम हैदराबाद की तरफ देखते हैं तो आज का ये क्या है? ये आज का आंध्र प्रदेश है। वहीं हम मद्रास को देखते हैं तो मद्रास क्या है? आज का कर्नाटक है। सॉरी, आज का जो है वो तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु है। और वहीं अगर मैसूर को देखते हैं तो मैसूर क्या है? आज का कर्नाटक है। तो आज इन राज्यों के नाम बदल गए हैं, ठीक है। और कई देश के अंदर कई राज्य बन भी गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया तुम्हारा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे, आज बन गए हैं। और देखते हैं आगे, भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। क्या कह रहा है? हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कही गई थी।
लेकिन ये भारत के लिए एक कठिन परीक्षा थी। जो भारत की राजनीति थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा रही थी, क्योंकि देश के जो नेता थे उस समय उनको ऐसा लगता था कि अगर देश में भाषा के आधार पर राज्य बनने लगेंगे तो इससे देश की एकता में कमी आ जाएगी, एकता को बाधा मतलब एकता को संकट पहुंच सकता है। भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी यात्रा शुरू करता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो देश के नेताओं ने इस बात को माना या इस बात को स्वीकार किया कि देश में जो राज्य सरकार बनाई जाएगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी, यानी कि जो सरकार बनाई जाएगी वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, लोगों द्वारा चुनकर ही वो सरकार बनाई जाएगी। उस वक्त से 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि 2019 तक, कब से 1947 तक हम परिवर्तन देखें देश के अंदर तो बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, और इन परिवर्तनों को देखें हम तो हम अचंभित हो जाएंगे कि भारत के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन हो गए हैं। भाषा के आधार पर कई राज्य बन गए हैं, और पहले जितने राज्य थे उससे कई ज़्यादा राज्य बन गए हैं। अनेक प्रांत गायब हो गए हैं। क्या कह रहा है कि अनेक प्रांत यानी कि जो पुराने राज्य थे वो गायब हो गए हैं, उनकी जगह नए राज्यों ने ले लिए। कई नए प्रांत बनाए गए हैं, कई प्रांतों की सीमाओं में बदलाव किया गया है, क्षेत्र और नामों में भी बदलाव किया गया है। तो भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं 2, 3, 4। तो जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत में नए क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार नए राज्य बनाए जाएंगे। 3 में कहा गया है कि नए राज्य बनाए जाएंगे और उनकी सीमाओं में, क्षेत्रों में और नाम में बदलाव किया जाएगा। और चौथा में कहा गया है कि जो नए राज्यों का निर्माण करने के लिए जो अनुच्छेद है या फिर जो संशोधन है उन्हें आर्टिकल 368 ना समझा जाए। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि भारत एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। क्या कह रहा है कि जब 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई थी, और ये ऐसा इसलिए किया गया था कि जो भारत में कई प्रकार के भाषा वाले लोग रहते थे। अब जो नेता थे उन्होंने कोशिश करी कि राज्यों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि सभी एक सेम भाषा बोलने वाले लोग एक ही जगह पर आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भी किया गया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार के साथ साथ सांस्कृतिक भूगोल और जातीय की विभिन्नता के आधार पर भी राज्यों का निर्माण किया गया। इसमें कहा गया कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ऐसे ही राज्य हैं जिनको सांस्कृतिक, भौगोलिक और जातीयता के आधार पर निर्माण किया गया है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर लगने लगा था कि अगर ऐसा होगा कैसा कि भाषा के आधार पर राज्य बन जाएंगे तो देश टूट जाएगा, देश की एकता समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, क्योंकि उनको ऐसा डर लगने लगा था कि देश कहीं टूट न जाए। तो उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया और कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा व राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। यानी कि जब भाषा के आधार पर राज्य बने हैं तो भाषा के आधार पर राज्य के बनने की वजह से देश में क्या गया, एकता की भावना बढ़ गई है और देश क्या है, मजबूत हो गया है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। यानी कि जो भाषा के आधार पर राज्य बनने से क्या हुआ है, जो देश की जो सरकार है उन देश की सरकारों को शासन करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। यानी कि वहाँ पे सरकार चलाना भी क्या हो गया, आसान हो गया है। कहा गया धर आयोग। धर आयोग 1948 में बनाया गया था, और धर आयोग जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए बनाया गया एक आयोग था, जो कि 1948 में बनाया गया था, और ये एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इस आयोग का नाम धर आयोग रखा गया। लेकिन धर आयोग ने साफ मना कर दिया था कि देश में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। इसी को देखते हुए बाद में 1948 में यानी कि उसी साल जेवीपी आयोग बनाया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। वही बात, और इस आयोग ने वही बात दोहराई जो धर आयोग ने दोहराई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा। 1 सितंबर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है,
और आंध्र प्रदेश का जो निर्माण किया गया था ये आनंद फानन में किया गया था, क्योंकि उस समय एक कांग्रेस के फॉलोवर थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामल्लू। श्री पोट्टी रामल्लू ने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए या निर्माण करवाने के लिए यह अनशन पर बैठ गए थे, और अनशन में बैठने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से आनंद फानन में क्या आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था, और यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसके आधार पर कई राज्यों का निर्माण किया जाता है। अब आता है भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचों की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। ध्यान रखना, हिंदी को राजभाषा माना गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में से 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद पर उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। ये कह रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति देश में रहने वाला, अगर वो किसी भी सरकारी जॉब में परीक्षा देता है तो वह जो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसने अपनी भाषा को विकल्प के रूप में चुना हो। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होती है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। प्रत्येक राज्य ने अपनी अपनी राज्य भाषा घोषित कर रखी है, तो वह जो राज्य हैं वो अपनी ही राज्य भाषा में अधिकांश काम को करते हैं। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका ने क्या तमिल की बजाय सिंगली भाषा को अधिक जोर दिया है। सिंगली भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया, जिससे उन्होंने क्या तमिल भाषा को जो है दरकिनार कर दिया था, जिसकी वजह से जो तमिल लोगों ने जो है श्रीलंका में गृह युद्ध छेड़ दिया था। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। क्या कह रहा है कि जब 1965 में बात कही गई थी इसको बंद करने की, लेकिन कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने बोला कि भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाए, जो कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में भी होना चाहिए। तो क्या होता है फिर ऐसा ही तमिलनाडु होता था। तमिलनाडु ने क्या कहा कि अंग्रेजी के लिए कहा कि तमिलनाडु में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी इस मांग ने क्या राज्य के अंदर उग्र रूप धारण कर लिया था। तो इसकी वजह से केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजकीय कामों के लिए अनुमति दे दी थी, क्योंकि हो क्या रहा था कि तमिलनाडु में जो है उस समय तमिलनाडु में तमिल भाषा थी और भारत में जो है हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी, तो हिंदी भाषा को भी जोड़ दिया गया कि भाई हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तमिलनाडु के लोग इस बात से नाखुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा को जोड़ दिया जाए हिंदी के बजाय। तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे इस बात के खिलाफ आंदोलन किए थे, और सरकार ने फिर क्या करा, अंग्रेजी को जो है कामकाज के लिए रख दिया। अंग्रेजी भाषा का भी जो है इस्तेमाल किया जाने लगा, किसके लिए? कामकाज के लिए। अनेक लोगों का मानना था कि इस संविधान से अंग्रेजी भाषा अभियोजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। ये क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार को केंद्र सरकार ने ये नीति बना रखी है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत की राजभाषा बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं होता कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को ज़बरदस्ती थोपा जाए जहाँ पर हिंदी भाषा बहुत कम ही बोली जाती है या ना के बराबर बोली जाती है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अगर हम भी जो है हिंदी भाषा को जो है गैर हिंदी भाषी राज्यों पर थोपते तो भारत में भी क्या गृह युद्ध की समस्या बन जाती।
अब आता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या है? एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि कई सारी पार्टियां जब मिल जाती है और मिलकर एक सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कह दिया जाता है। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्यों संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। ये कौन सी पार्टी की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि कांग्रेस की। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस को जो है बढ़ावा मिला था और कांग्रेस पार्टी जो है कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो राज्य थे और केंद्र स्तर था, केंद्र स्तर पर जो है इसका डंका बजता था। किसका? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना रखी थी हर जगह। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी का जब चारों तरफ दबदबा बना हुआ था तो कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? विपक्षी दलों की सरकारों को क्या कर देती थी? गिरा देती थी किसी न किसी हथकंडे से। तो यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करती थी। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों के क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल जाती है और देश में कई सारी पार्टियां आती हैं, क्षेत्रीय दलीय बन जाते हैं। तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनती है जो गठबंधन सरकार कहलाती है। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को दलों समेत अनेक पार्टियों को गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों को स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। अब आता है भाषा का विकेंद्रीकरण। आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।